दोस्तों पहले तो आप सभी लोगों से मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। पिछले 5 दिनों से ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। लास्ट जो वीडियो अपलोड हुआ है हमारे करंट अफेयर का वो 30th ऑफ सितंबर का अपलोड हो पाया था। तो दोस्तों अब से मेरी कोशिश है कि वापस से हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बीच-बीच में ऐसा हो रहा था, अभी जो ये 5 दिन स्किप हो चुका है इसके पीछे का एक रीज़न है। रीज़न ये है कि मैंने कोशिश ये की थी कि इस वाले वीडियो को मैं द हिंदू वाले वीडियो के साथ में मर्ज कर दूँ, उसके साथ मिला दूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। मैं रोज़ कंटेंट रेडी करके रखता था। अब जब वीडियो रिकॉर्ड करने बैठता था तो वही वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता था। तो उसमें ये कंटेंट इंक्लूड कर पाना आप कह सकते हो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता चले जा रहा था। तो उस वजह से यहाँ पर रोज़ाना मैंने सोचा कल करके देख लेंगे, फिर कल करके देख लेंगे और ऐसे-ऐसे होते-होते 5 दिन निकल गए। तो अब फाइनली यहाँ पर सोचा कि मैंने इस वीडियो को सेपरेटली ही अपलोड करना सही है, जो कि इस चैनल पर आता रहेगा। इस वीडियो में आपको पता है डेली शॉर्ट फॉर्म में जो करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें जैसा मैं डेली प्रोवाइड करवाता हूँ वो आपको प्रोवाइड करवाता चलेंगे आगे भी। अब प्रॉब्लम एग्जैक्टली यार ये भी हो गई कि जो हमारा नॉर्मल वाला चैनल है उस पर कुछ स्ट्राइक वगैरह का इशू है, तो उसकी भी प्रॉब्लम है, उससे भी निपट रहे हैं। तो यार इस वजह से ना जो शेड्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो चुका है। उस शेड्यूल को मेंटेन कर पाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो गया। इस वजह से वीडियोस कंटिन्यू हो पाए। अब काफ़ी लाख जो कितने सारे लोग हैं जो डेली बेसिस पे इस वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे नाराज़ होंगे और नाराज़ होना जायज़ भी है क्योंकि ये वीडियो यार बीच बीच में रुक जाता है, बट अब से यहाँ पर ये वीडियो नहीं रुकेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो यहाँ पर 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच के करंट अफेयर्स हैं, इनको आप कैसे कवर कर सकते हो, तो उसके लिए मैं पीडीएफ्स डलवा दूंगा टेलीग्राम पर, आप उसको पढ़ लेना एक बार। और उन 5 दिन के करंट अफेयर्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, जहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी कि हाँ किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो वाले मैं इन वीडियोज़ में और आगे वाले वीडियोज़ में ऐड करता हुआ चलूँगा, वो भी आपका हाथों हाथ कवर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वो सब के मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, चाहो तो आप वहाँ से रीड कर लेना, आपको डायरेक्टली वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं अपनी साइड से यार जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं कर सकता हूँ ना। आगे देखो, ये वीडियो मैं लेकर चल रहा हूँ, बीच बीच में यार शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मतलब नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, 3-3 4-4 घंटे बस सोने को मिल पाते हैं। तो उस समय पर जो वीडियो है यार स्किप करना पड़ जाता है। आगे कुछ ऐसा इश्यूज़ होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, बट परमानेंटली हम लोग जैसे कि यहाँ पे अगर कोई वीडियो बहुत सारे दिन के लिए स्किप हो जाएगा तो ऐसा नहीं चलने देंगे अब, जैसे अभी यहाँ पर हो गया है। ठीक है, और बहुत सारे दिन के लिए स्किप होगा तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को फिर परमानेंटली ख़त्म कर दूंगा। अब यहाँ पर कोशिश ये है कि इस वीडियो को रेगुलर ही किया जाए और डेली बेसिस पे आपको मॉर्निंग में 5 AM पर प्रोवाइड करवाया जाए, जो टाइम पर हम डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाते हैं। चलो फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने जो हमेशा का अंदाज होता है उसी अंदाज में। सो हाई गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स ऑफ 6 अक्टूबर 2023। तो गाइज आज है तारीख 6 अक्टूबर 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज की तारीख से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस लेक्चर को अब आज से रोज आपको 5 बजे देखना है, मॉर्निंग में ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस लेक्चर में आपको मेजरली इंडियन एक्सप्रेस, उसके साथ साथ जो हमारे बाकी सारे सोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करवाया जाता है। दोस्तों इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगर आप लोग पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनोगे, लास्ट में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैंने आज के इस लेक्चर से ये सारी चीज़ें सीखी हैं, एग्जामिनेशन में यहाँ से कोई क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आराम से उसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब बात है कि इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो सीधा टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाना और वहाँ पे जाकर अगेन फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे वहाँ पे आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो। तो जरूर से जुड़ना इंस्टाग्राम पे। 13.9K फॉलोवर्स हो चुके हैं, जल्द से जल्द यार 14K करवाने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ दिनों में एक टॉपिक सी माउंट जो है लगातार न्यूज़ में है। दोस्तों आप लोगों ने ज्वालामुखी के बारे में सुना है। अब पृथ्वी पर कई सारे ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे जो कि विस्फोट भी होते हैं, लावा निकलता है। क्या आपने जो अंडर वाटर वॉल्केनोज होते हैं उसके बारे में सुना है? अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हो तो सुना भी होगा, क्योंकि कई बार मैंने आपको सबमरीन वॉल्केनो के बारे में बताया है जो समुद्र के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। तो वही बेसिकली एक सी माउंट भी है जो कि चर्चा में है। तो हाल ही में 2 इंडियन साइंटिस्ट जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी से बिलोंग करते हैं, यानी इस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करने वाले 2 साइंटिस्ट और उनकी टीम, इन सब ने मिलकर एक एक्टिव सबमरीन वॉल्केनो की खोज कर ली है।
वो वॉल्केनो कहाँ पे मिला है, वो मिला है अंडमान सी में। तो पहले तो हम लोग लोकेशन देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं समझ में आएगा तो फिर कहानी बिगड़ जाएगी। ये हमारा इंडिया का मैप हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर यहाँ पर आपको ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स देखने को मिलेंगे और इधर ये अंडमान सी नज़र आएगा। इसी अंडमान सी के अंदर में एक एक्टिव सबमरीन वॉल्केनो पाया गया है। अच्छा, वॉल्केनोज 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो एक होता है एक्टिव वॉल्केनो, एक होता है डोरमेंट और एक होता है एक्सटिंक्ट। तीनों में क्या फ़र्क है? एक्टिव वॉल्केनो जो दोस्तों होता है ना, इसका जो मैग्मा चैम्बर होता है वो पूरी तरह से भरा हुआ होता है। इसमें बहुत सारा जो यहाँ पर मैग्मा है वो भरा हुआ होता है, ये बार बार विस्फोट होता रहता है, इसमें से लावा निकलता रहता है। तो ये एक्टिव वॉल्केनो होता है। डोरमेंट वॉल्केनो जो होता है, इसका जो मैग्मा चैम्बर है वो बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से भरता है, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे भरता है। और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वो होता है जिसका चैम्बर पूरी तरह से इनएक्टिव होता है, जो कि कभी भरता ही नहीं है, वो खाली रहता है। इसको हम डेड वॉल्केनोज भी, यानी कि जो हमारी मृत वॉल्केनो है उसको यहाँ पर ये नाम भी दिया जाता है। ठीक है, ये इनएक्टिव मैग्मा चैम्बर्स जिनका देखने को मिलता है वो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमको मिला है समुद्र के अंदर में एक वॉल्केनो, वो है एक एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, ये बात दोस्तों आपने ध्यान में रखनी है। सबमरीन बोला जा रहा है क्योंकि वो समुद्र के अंदर में प्रेजेंट है। तो सी माउंट एक अंडर वाटर माउंटेन है जो कि एक वॉल्केनिक एक्टिविटी के माध्यम से बन चुका है। ठीक है, और जैसे हमारे वॉल्केनोज पृथ्वी पर प्रेजेंट होते हैं, एक्टिव, एक्सटिंक्ट, डोरमेंट वॉल्केनोज, उसी प्रकार का एक एक्टिव वॉल्केनो ये हमको दिखाई पड़ता है। दोस्तों, ये जो वॉल्केनो यहाँ पर बनते हैं ना, ये समुद्र के अंदर में जो स्पेशली बनते हैं वो हमारे मिड ओशन रेंजेस में बनते हैं, जहाँ पे अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से भाग रही होती हैं। मैं आपको मैटर समझाता हूँ। समुद्र के अंदर में इस प्रकार के रेजेस हैं। आपको पता है ना कि पृथ्वी के नीचे हमारे पास में टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और वो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, और मूवमेंट इनका अलग अलग प्रकार से होता है। एक तो मूवमेंट होता है कॉन्वर्जेंट, जहाँ पर ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में आती हैं, टकराती हैं। एक होता है डाइवर्जेंट, यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर भागती हैं। और यहाँ पर ओशन के बीच में जो ये रेजेस हैं, ये यहाँ पर मिड ओशन रेजेस के अंदर में इस प्रकार से जो लकीरें दिख रही हैं, जो रेजेस हैं, ठीक है, यहीं पर नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अब ये 2 प्लेट आपको दिख रही होंगी, ये प्लेट में डाइवर्जेंट देखने को मिल रहा है, डाइवर्जेंट मूवमेंट, यानी कि ये प्लेट इधर भाग रही है और दूसरी इधर भाग रही है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध भाग रही हैं। अब दोनों एक दूसरे के यहाँ पर अगेंस्ट में जब जाएंगी तो बीच में से यहाँ पर क्या होगा, जो ये मैग्मा है वो यहाँ पर निकलता हुआ हमको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार के जो ये वॉल्केनोज हैं वो कहाँ पे बनते हैं? मिड ओशन रेंजेस में बनते हैं, जहाँ पे अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो एक दूसरे से दूर भाग रही होती हैं। उसमें से जो मोल्टन रॉक है, ठीक है, इस प्रकार का जो यहाँ पर ये लावा एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा, वो हमारे सी के फ्लोर पर देखने को मिलता है, यानी कि समुद्र का जो यहाँ पर फ्लोर है उस पर यह जमना शुरू हो जाता है, निकलना बाहर शुरू हो जाता है। ठीक है, हमारे पृथ्वी पे इस प्रकार के 2 बड़े बड़े रीजेस हैं, एक है मिड ओशन रीज और दूसरा यहाँ मतलब इस प्रकार के रीजेस हैं, एक मिड अटलांटिक रीज है और एक ईस्ट पैसिफिक राइज है। ठीक है, तो इस प्रकार के रेजेस आपको 2 देखने को मिलेंगे। कहाँ कहाँ पर? अटलांटिक ओशन में और पैसिफिक ओशन में, ऐसा एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चलो ये सबमरीन वॉल्केनो जो देखने को मिला इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा? तो इससे क्या होगा, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपने मेंटल के कॉम्पोजिशन के बारे में। जो पृथ्वी का एग्जैक्टली मेंटल है, जो यहाँ पर कोर वाला रीजन है, उसके ऊपर वाला रीजन है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। प्लस जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हमारी वो कैसे इवॉल्व हुई हैं, ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल से स्टडी कर पाएंगे इस सबमरीन वॉल्केनो के तहत। एग्जैक्टली ये यहाँ पर मेंशन किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने बोला, ये वॉल्केनो अंडमान सी में प्रेजेंट है, तो अंडमान सी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज़, जो ये अंडमान सी है ये हमारा कहाँ पर है? इंडियन ओशन में स्थित है। अभी आपने देखा इसके आसपास कई सारी कंट्रीज़ हैं, म्यांमार है, थाईलैंड है, मलेशिया है। ठीक है, और इनकी लोकेशन एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ये अंडमान सी हो गया, इधर यहाँ पर मलेशिया हो गया, ये यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर आपको थाईलैंड देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए, ये पूरा इंडियन ओशन हो गया। समझ गए? चलो आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस बन जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लोकेशंस को लेकर। तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में है, जिसके बारे में मैंने द हिंदू में आपसे बोला भी था कि मैप में जाकर आपने ये प्रश्न देखना है। तो कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आज के समय पर न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व बनने वाला है ये कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो बिहार को अपना दूसरा टाइगर रिजर्व मिल जाएगा इस साल के, मतलब 2024 के शुरुआत तक या फिर इस साल के अंत तक, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इसी वजह से कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है, क्योंकि इसी को यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। तो ये जो कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों, ये अभी तक की सबसे बड़ी सेंचुरी है बिहार के कायमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। बिहार कहाँ पर है ये पर्टिकुलर मैप देख पाओगे, ये रहा यहाँ पर बिहार, जिसकी कैपिटल है पटना।
बिहार कई सारे स्टेट्स के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश के साथ में एक बड़ी बाउंड्री लगती है बिहार की, झारखंड के साथ में यहाँ पर साउथ से एक बड़ी बाउंड्री लगती है, वेस्ट बंगाल के साथ में एक बाउंड्री लगती है और ऊपर नेपाल के साथ में भी एक बहुत बड़ी बाउंड्री बिहार की लगती है, जैसा आप एग्जैक्ट यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं, इसके बारे में और डिटेल से यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर है? विंध्याचल जो हिल रेंजेस हैं, यहाँ पर विंध्याचल जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये पूरा सेंचुरी देखने को मिल जाती है। ये कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश के चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अब मैंने जैसे बोला यूपी बिहार दोनों आसपास हैं, तो यूपी का जो यहाँ पे चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके साथ में ये मिला हुआ है बिहार का ये कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और मैं आपको बता दूं कि वो जो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश की, वो अगेन उसके ऑलरेडी बहुत सारे और भी लिंक्स हैं। फॉर एग्जांपल संजय डुबरी टाइगर रिजर्व के साथ में पन्ना लैंडस्केप हो गया मध्य प्रदेश का, उन सब चीज़ों के साथ में आगे लिंक है। तो ये बेसिक डेटा है जो आप समझ सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आप लोग कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वेजिटेशन देखोगे तो किस किस प्रकार के यहाँ पर प्लांट्स पाए जाते हैं, तो मोसाइक प्रायरी ये जो प्लांट है ये देखने को मिलेगा। थोड़ा अजीब सा नेम है बट ध्यान रखना। बाकी एक ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अलग अलग प्रकार के जानवर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये तो वैसे मैंने आपको वेजिटेशन की बात की है। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो यहाँ पर वेजिटेशन है, जो हरियाली है वो देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, मोसाइक प्रायरी नाम के प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फौना की बात करेंगे, जानवरों की बात करेंगे तो बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, इंडियन बोर्स, इस प्रकार के एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर बात आती है ग्रीन अमोनिया की। ना आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना, और जो हमारा टारगेट है 2000 लाइक्स का प्लीज़ उसको पहुंचा देना। अपने दोस्तों को बता देना ये वीडियोस वापस शुरू हो चुके हैं, उनके साथ में शेयर कर देना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है और इतना आप लोग कर सकते हो ना। यहाँ पे बात है ग्रीन अमोनिया की, तो इसी को लेकर हमने आज का थंबनेल वाला जो आर्टिकल है वो मेंशन कर रखा है। तो हाल ही में जो वीओ चिदम्बरम पोर्ट है, एक बंदरगाह है तमिलनाडु के अंदर में, एक बंदरगाह की पूरी अथॉरिटी है, उन्होंने सक्सेसफुली ग्रीन अमोनिया पहली बार भारत में इंपोर्ट किया है। भारत के अंदर में पहली बार ग्रीन अमोनिया का आयात किया गया है। कहाँ से? डेमिशा पोर्ट से। यह पोर्ट इजिप्ट का पोर्ट है। ठीक है, इजिप्ट के बंदरगाह से इंपोर्ट किया गया भारत के अंदर में ग्रीन अमोनिया पहली बार, इस वजह से ये न्यूज़ में है। और आपने पता होना चाहिए ग्रीन अमोनिया एग्जैक्टली होता क्या है। दोस्तों ग्रीन अमोनिया कैसे बनाया जाता है? ग्रीन अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इन दोनों का यूज़ किया जाता है। अब हाइड्रोजन लेंगे कहाँ से? पानी में से। आपको पता है ना H2O, पानी के अंदर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है। अब पानी में से क्या करेंगे हम लोग? पहले वाटर लेंगे और वाटर में क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस का जो टेक्निक है वो यूज़ करेंगे, यानी एक इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से इस पानी में से ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को हम अलग कर लेंगे, हाइड्रोजन को सेपरेट कर लेंगे, तो हमको हाइड्रोजन मिल जाएगा पानी में से। तो पानी में से हमने हाइड्रोजन निकाल के अलग रख लिया। दूसरी तरफ जो हमारी हवा है, जो हमारी एयर है, एयर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन को एयर में से निकाल लेंगे। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों चीज़ें हमको मिल गई, और दोनों को ले जाकर अब क्या करेंगे? जोड़ देंगे हेबर्स प्रोसेस के माध्यम से। हेबर प्रोसेस को हम लोग हेबर बॉश के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? हम इस पूरे प्रोसेस के अंदर में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो हमने लिया था इनको साथ में रिएक्ट करवाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर पर। तो ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा टेम्परेचर पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन को जब आपस में रिएक्ट करवाया जाएगा तो इससे बनकर मिलेगा हमें अमोनिया, जिसको हम NH3 के नाम से जानते हैं। समझ गए? तो ये यहाँ पर बहुत आसान सा प्रोसेस है। आप देख पाओगे हमने पानी में इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद में हाइड्रोजन निकाल दिया, एयर में से हम लोगों ने नाइट्रोजन को सेपरेट कर लिया, और ये काम जो हमने किया है ये रिन्यूएबल एनर्जी से किया है। आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है या वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसके पीछे कोई भी पोल्यूशन, कोई भी प्रदूषण नहीं हुआ है। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन हमको जब मिल गया तो हमने क्या किया? दोनों को हेबर बॉश प्रोसेस के माध्यम से दोनों को जब रिएक्ट करवाया हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर क्या हुआ? इससे हमको मिल जाता है अमोनिया। फिर अमोनिया का हम आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगह पर। अब ये ग्रीन अमोनिया क्या बोल रहा जा रहा है? ग्रीन अमोनिया इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसको बनाने के पीछे का जो पूरा प्रोसेस है, और उस पूछे प्रोसेस के अंदर कोई भी पोल्यूशन नहीं किया गया है, कोई भी कार्बन रिलीज नहीं हुआ है, कोई भी कार्बन एमिशन नहीं हुआ है। ध्यान रखना, इस वजह से इसको ग्रीन अमोनिया बोला जा रहा है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन होता है ना, उस हाइड्रोजन को जब बनाते हैं तो पीछे उसके कोई प्रदूषण नहीं होता, वैसी ग्रीन अमोनिया है। इसको बनाने के लिए यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस अपनाया गया उसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं हुआ है। दैट इज़ वाई इसको हम ग्रीन अमोनिया के नाम से जानते हैं। प्रोसेस क्या था ये मैंने आपको समझा दिया।
क्वेश्चन यह है कि अब बनाकर करेंगे क्या ग्रीन अमोनिया का। इसका अलग अलग जगह पर यूज़ किया जा सकता है दोस्तों। जो हमारे इंजन्स होते हैं, इंजन ठीक है, हमारी ट्रेन के इंजन्स हो गए, शिपिंग इंजन्स हो गए, रिप्लेसिंग डीजल जो हो गया उसको रिप्लेस कर सकता है ये। प्लस यहाँ पर जो इंजन के अंदर फ्यूल यूज़ किया जाता है हमारे लोकोमोटिव्स में, जहाज़ों में, वहाँ पर ये फ्यूल का काम कर सकता है। मैरिन फ्यूल ऑयल का काम कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम कर सकता है, पावर जनरेशन का काम कर सकता है। ये सारे काम यहाँ पर ग्रीन अमोनिया से करवाए जा सकते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। तो एक एनर्जी का काफ़ी बढ़िया सोर्स आपको ये ग्रीन अमोनिया देखने को मिल जाता है। फिर बात करते हैं ये अमोनिया क्या होता है, क्योंकि अमोनिया के बारे में पर आपको पता होना चाहिए। ग्रीन अमोनिया क्या होता है ये तो आप समझ गए, लेकिन अमोनिया क्या होता है वो भी समझना चाहिए। तो अमोनिया एक कलरलेस गैस है, एक इरिटेटिंग गैस। ये ना पानी में बहुत आराम से ख़त्म हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। और अगर आप यहाँ पर केवल अमोनिया को पानी में डालोगे वो डिज़ोल्व हो जाएगी, और डिज़ोल्व होने के बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बना देगी, और उससे एक बहुत बड़ा इरिटेशन या जलन सी हो सकती है। अमोनिया गैस को बहुत आराम से कंप्रेस किया जा सकता है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। देन इसको कंप्रेस करने के बाद में हम इसको जहाज़ में स्टील के सिलेंडर में भरकर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अमोनिया वैसे तो यहाँ पर हाईली फ्लेमेबल नहीं होता, मतलब इतनी जल्दी उसमें आग नहीं लगती है, लेकिन जब कंटेनर्स में इसको भर दिया जाता है और कंटेनर पर लगातार गर्मी पड़ती रहेगी, वो हाई हीट से एक्सपोज होता रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो कंटेनर एक्सप्लोड हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर बन सकती है। ये बात यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन की गई। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में UNCTAD के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट बॉडी है और ऐसी बॉडीज़ को लेकर कई सारे क्वेश्चंस हर साल हर एक एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो यहाँ पे एक खबर क्या निकल कर आती है, न्यूज़ यह है कि जो हमारा रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2023 है, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर होता है ना, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सबसे ज़्यादा व्यापार पूरे दुनिया में कैसे हो रहा है, जहाज़ के माध्यम से हो रहा है ना। जहाज़ में कंटेनर्स के माध्यम से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। तो उस पूरे व्यापार का एक पूरा इन्वेस्टिगेशन करने का काम करती है, एक रिपोर्ट लाने का काम करती है UNCTAD नाम की जो ये बॉडी है वो। अब UNCTAD की फुल फॉर्म मैंने आपको बताया। अब इन्होंने 2023 की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें यह बोला कि जहाज़ों के माध्यम से जो व्यापार हो रहा है, ये पिछले 10 सालों में इन्होंने पोल्यूशन 20% से इंक्रीज कर दिया है। तो इंटरनेशनल शिपिंग से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। क्योंकि दोस्तों दुनिया भर में जो शिपिंग इंडस्ट्री है, इसके माध्यम से 80% व्यापार होता है पूरे दुनिया के अंदर में, ठीक है। लेकिन यहाँ से पोल्यूशन भी पिछले कुछ समय पर तेजी से इंक्रीज हुआ है, ये बात UNCTAD ने बताई हमें एक रिपोर्ट में। इस वजह से UNCTAD न्यूज़ में है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली ये बॉडी कौन सी है। तो ये ना यूनाइटेड नेशन की एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, जिसका मेन काम आपको पता चल रहा है कि व्यापार और जो विकास है इसको लेकर करना है। ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, यानी कई सारी जो कंट्रीज इसका हिस्सा हैं वो सब आपस में मिलकर उनकी सरकारें वर्क कर रही हैं। तो एक बॉडी, ये ऐसी बॉडी है जिसको बनाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू 1964 में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये जो बॉडी है ये कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा ट्रेड एनालिसिस, व्यापार को लेकर कई सारा जो डेटा है वो प्रोवाइड करवाने का काम करती है। टेक्निकल असिस्टेंस, एक टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करती है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ये बात ध्यान रखना। इस UNCTAD का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। UNCTAD कई सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। 3 रिपोर्ट्स आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। ये 3 रिपोर्ट्स के नाम ध्यान रखने हैं, आपसे कन्फ्यूजन क्रिएट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला यहाँ पर जो नाम रिपोर्ट या फिर पहली जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है UNCTAD के थ्रू, वह है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। दूसरी है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और तीसरी है द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। तो तीनों के तीन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हाँ ये रिपोर्ट्स UNCTAD पब्लिश करता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में सांवरिया सेठ टेम्पल के बारे में बात की जा रही है। ये मंदिर आप देख पा रहे हो, ये लॉर्ड कृष्ण जी को डेडिकेट किया गया है। नाम है सांवरिया सेठ टेम्पल। जैसे यहाँ पर लॉर्ड कृष्ण जी को बचपन में सांवरिया सेठ के नाम से जानते थे, तो उनके बचपन के इस नाम के ऊपर यहाँ पर जो पूरा टेम्पल है वो तैयार किया गया है। ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री जी यहाँ पर गए और उन्होंने यहाँ पर प्रार्थना की सांवरिया सेठ टेम्पल में, इस वजह से ये न्यूज़ में है। क्वेश्चन नंबर 1, ये टेम्पल कहाँ पर है, तो ये टेम्पल राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ में है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाता है। दूसरा, सांवरिया सेठ टेम्पल दोस्तों एक हिंदू टेम्पल है जो कि लॉर्ड कृष्ण जी को डेडिकेट किया गया है, ठीक है। लोकेशन की बात करेंगे तो राजस्थान चित्तौड़गढ़ डिस्कस कर चुके हैं। ये टेम्पल बहुत पुराना है, इसको बनाया गया था 1840 AD में, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। टेम्पल का जब दोस्तों आप आर्किटेक्चर देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग्स यहाँ पे बनाई गई हैं, बहुत ही ज़्यादा नक्काशियाँ, कार्विंग्स करी गई हैं पूरे टेम्पल्स के अंदर में।
अगर आप देखोगे तो ये जो टेम्पल है, टेम्पल में राजस्थान का जो ये पुराना आर्किटेक्चर है उसको फॉलो किया गया है। बहुत ज़्यादा घनी नक्काशियाँ की गई हैं। टेम्पल के ऊपर जो गुंबद होते हैं, डोम्स होते हैं, वो बनाए गए हैं। अलग अलग कलर्स का यूज़ किया गया है। मेन स्ट्रक्चर में जो वाइट मार्बल होता है वो यूज़ किया गया है। और जैसे यहाँ पर टेम्पल की दीवार देखोगे तो अलग अलग यहाँ पर कार्विंग्स की गई हैं, पिलर्स पे कार्विंग्स की गई हैं, अलग अलग सीन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं बाकी सारी हमारी जो एपिक्स हैं उन सब से। जो ये टेम्पल है इसमें मल्टीपल डोम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इस टेम्पल का जो बेसिकली यहाँ पर आप शिखर देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा शिखर आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। एक तो पूरा डोम शेप में ये है और ऊपर यहाँ पर आपको ये शिखर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली यहाँ पर बोला गया। वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है, थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो सब टेम्पल के स्ट्रक्चर के बारे में है। प्लस टेम्पल का जो सैंक्टम सैंक्टोरम है, सैंक्टम सैंक्टोरम मतलब गर्भगृह है, यानी टेम्पल का मेन हिस्सा जहाँ पे जिस पर्टिकुलर गॉड को यहाँ पर टेम्पल डेडिकेट किया गया है उनकी जो मेन मूर्ति होती है, मेन स्टैचू जो होता है जहाँ पर रखा जाता है बिल्कुल मेन जगह पर। आपको पता है ना, किसी भी टेम्पल में जाते हो तो यहाँ पर एक मेन गर्भगृह होता है। टेम्पल के बिल्कुल अंदर जाकर बीचों बीच में भगवान बैठे हुए होते हैं जिनको यहाँ पर डेडिकेट किया जाता है टेम्पल। ठीक है, जैसे यहाँ पर शिव मंदिर जाते हो बिल्कुल बीचों बीच में आपको शिवलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वो जहाँ पे रखा होता है ना मेन हमारे देवी देवता की जो स्टैचू रखे गए जाते हैं वो बेसिकली सैंक्टम सैंक्टोरम कहलाता है टेम्पल का। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो सांवरिया सेठ टेम्पल है इसका सैंक्टम सैंक्टोरम जो बिल्कुल गर्भगृह है, यहाँ पर आपको लॉर्ड कृष्ण जी का एक स्टैचू आपको देखने को मिलेगा, एक आइडल देखने को मिलेगा जो कि ब्लैक स्टोन से, काले पत्थर से बनाया गया है। ठीक है, ये बात यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखना। इस टेम्पल के पास में एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे लोग सब इकट्ठे होते हैं, विजिट करते हैं, प्रेयर्स वगैरह भी यहाँ पर की जाती हैं। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैंने यहाँ पर, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन मैंने इसको वापस से इंक्लूड किया क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये आर्टिकल छूटे ना, इस वजह से। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन के बारे में। एक नई वैक्सीन आ चुकी है मलेरिया की। तो मलेरिया का यहाँ पर ये इंजेक्शन है जो कि यहाँ पर मलेरिया को ठीक कर सकता है। तो क्या मलेरिया इतनी खतरनाक बीमारी है? बिल्कुल, अभी इसके बारे में आगे आपको मैं बताऊंगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में रिकमेंड कर दी है एक नई वैक्सीन। इस वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स एम। ये मलेरिया को कहीं ना कहीं ख़त्म करेगी, स्पेशली बच्चों को मलेरिया से बचाएगी। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि दोस्तों इस R21 वैक्सीन, ये जो वैक्सीन है ये मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है जिसको WHO ने अप्रूवल दिया है। ये दूसरी वैक्सीन है जो WHO के थ्रू अप्रूवल मिल चुका है। अब ये धीरे धीरे यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, इसको जल्दी मार्केट में अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन का मेन काम है बच्चों में मलेरिया को रोकना। जो पहली मलेरिया वैक्सीन लाई गई थी, ये एक पहली मलेरिया वैक्सीन ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं 75% इफेक्टिव है, अच्छी तरीके से काम कर सकती है। इसको ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया है। आप बुर्किना फासो, घाना, नाइजीरिया जो अफ्रीकन कंट्री है यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और जल्दी 2024 में इसको जल्द से जल्द मार्केट में अवेलेबल करवाया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मलेरिया क्या होता है जिसके लिए इस वैक्सीन को तैयार किया जा रहा है। दोस्तों मलेरिया यहाँ पर एक ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा है। पैरासाइट्स की वजह से होती है, मच्छर के काटने की वजह से होती है। और वो मच्छर कौन सा है? वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। ठीक है, एक फीमेल मॉस्क्यूटो है, एनोफिलीज मॉस्क्यूटस का नाम है, इसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। अब मलेरिया के 5 पैरासाइट्स होते हैं, 5 स्पीशीज़ होती हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे। तो उनके कुछ नाम दिए गए हैं। जो सबसे पॉपुलर है वो है प्लास्मोडियम फैल्कीपेरम और प्लास्मोडियम वाइवेक्स। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है मलेरिया वो प्लास्मोडियम वाइवेक्स वाला नज़र आता है। खासकर 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके ऊपर ज़्यादा खतरा होता है मलेरिया के। अब किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसमें कई सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे बुखार होना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, ठीक है, सर में दर्द होना, थकान होना, चेस्ट में दर्द होना, डायरिया हो जाना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर मलेरिया जो है ना, बहुत ज़्यादा अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। मलेरिया का जो सीवर फॉर्म होता है, बहुत ही खतरनाक जो यहाँ पर एक रूप होता है मलेरिया का, उससे इंसान कोमा में भी जा सकता है और डेथ भी हो सकती है बच्चों की, एडल्ट की डेथ हो सकती है और होती है। यहाँ पर कई सारे प्रतिशत बच्चों की, एडल्ट पर्सन्स की डेथ हो रही है मलेरिया की वजह से। अच्छी बात है कि इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर डिजीज़ है ये एक प्रिवेंटेबल और कह सकते हो क्यूरेबल डिजीज़ है, इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आपने मलेरिया पाया आपकी बॉडी के अंदर में, देखा गया, तुरंत यहाँ पर इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। कुछ दवाइयाँ हमको देखने को मिल जाती हैं जो कहीं ना कहीं मलेरिया से लड़ने में मददगार साबित होती हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, पिरामेक्विन, उसके बाद यहाँ पर एथोवकोन, प्रोग्वेनिल, इस प्रकार की कुछ यहाँ पर दवाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी जो कि यहाँ पे मलेरिया से टैकल कर सकती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा लेक्चर। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आपको इस लेक्चर से जानने को मिला होगा। नाउ अब स्टार्ट करते हैं आज के प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस को। देखते हैं आपने कितना कुछ सुना है अच्छे से, क्योंकि वो तभी पता चलेगा जब आप इस वाले टेस्ट को अटैम्प्ट करोगे।
तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है प्रीलिम्स रैपिड फायर का, वो है सांवरिया सेठ टेम्पल को लेकर। ये जो मंदिर है ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी राजस्थान या फिर डी वेस्ट बंगाल। बताओ इसका सही उत्तर क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है। R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, क्या ये पहली वैक्सीन है ट्यूबरक्लोसिस की? क्या ये दूसरी मलेरिया वैक्सीन है जिसको WHO ने अप्रूवल दिया है? क्या यहाँ पर WHO ने कोविड-19 से बचने के लिए यहाँ पर इस वैक्सीन को रिकमेंड किया है? क्या ये डेंगू के बुखार के लिए वैक्सीन है? तो बताओ चारों में से क्या ऑप्शन है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने सभी ने पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ग्रीन अमोनिया के बारे में पूछा गया है। ग्रीन अमोनिया को लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ग्रीन अमोनिया को प्रोड्यूस किया जाता है, इसको बनाया जाता है हाइड्रोजन का यूज़ करके। हम पानी से हाइड्रोजन निकालते हैं, एयर से नाइट्रोजन को निकालने के बाद में उससे ग्रीन अमोनिया बनाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ग्रीन अमोनिया का हम यूज़ कर सकते हैं इंजन्स के फ्यूल के तौर पर। जो हमारे इंजन्स यूज़ होते हैं लोकोमोटिव्स में, शिपिंग में, वहाँ पे हम लोग उन इंजन्स में एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं ग्रीन अमोनिया का। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट को लेकर, UNCTAD को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि UNCTAD एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कई सारी सरकारें आपस में मिलकर काम करती, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये बॉडी है ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करती है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या डी दोनों के दोनों गलत हैं। ना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये नहीं बताना, कितने स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट, ये कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये विंध्याचल हिल रेंजेस के अंदर में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश की है उसके साथ में कनेक्टेड है। तीसरा स्टेटमेंट, ये जो यहाँ पर सेंचुरी है यहाँ पे आपको थिक कवरिंग देखने को मिलेगी मोसाइक प्रेरी की, और प्लस यहाँ पर एक ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट नजर आएगा। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी तीनों सही हैं या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से और बहुत सटीक तरीके से यहाँ पर लगाया होगा, और मैं जानता हूँ कि सभी लोगों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर सही किए होंगे। चलो चेक करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन से हम आंसर्स को देखना स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि अपना स्कोर लिखे बिना मत जाना कि आपका स्कोर क्या है, पहले वो चेक कर लेना। तो आखिरी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर तीनों स्टेटमेंट है, बताओ तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तीनों के तीनों सही है, पढ़ाया था ना, विंध्याचल रेंजेस हिल रेंजेस में यह स्थित है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश के उसके साथ में कनेक्टेड है। तीसरा यहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट वगैरह आपको देखने को मिलता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट को लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताओ दोनों में से कौन सा सही है। केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला क्यों गलत है? क्योंकि UNCTAD 3 रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। तीनों रिपोर्ट्स के बारे में आपको बताया था कि भाई ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, उसका एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी आती है, पब्लिश की जाती है वर्ल्ड बैंक के माध्यम से। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये रिपोर्ट्स हैं, जो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसको कौन पब्लिश करता है? इसको वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, ना कि UNCTAD। इस वजह से यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, हमारा पहला वाला सही है। ऑप्शन नंबर 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ग्रीन अमोनिया को लेकर, बताओ 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। बताया था ना कि वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस करके हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं। एयर में से हम नाइट्रोजन को सेपरेट कर लेते हैं। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, हेबर बॉश प्रोसेस में डालते हैं। दोनों में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर यूज़ करके उन दोनों को यूज़ करते हैं ताकि वो ग्रीन अमोनिया को प्रोड्यूस कर सकें। फिर उसके बाद जब ग्रीन अमोनिया तैयार हो जाता है तो हम उसको यहाँ पर एज अ एनर्जी का सोर्स यूज़ कर सकते हैं, इंजन में एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख पाओगे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। दैट इज़ वाई बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज़ भाई ये जो वैक्सीन है ये मलेरिया से संबंधित है। तो भाई ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू या कोविड-19 की तो बात ही खत्म हो गई। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये जो वैक्सीन है ये दूसरी मलेरिया की वैक्सीन है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइड से अप्रूवल मिला है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सांवरिया सेठ टेम्पल हाल ही में न्यूज़ में है, कहाँ पर है। सरल सा उत्तर है राजस्थान के अंदर में आपको ये टेम्पल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा, क्वेश्चंस को आपने लगा लिया होगा। तो इसी तरीके से हम लोग अपने वीडियोस के अंदर में
बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, जिनके पास में समय नहीं है वो बहुत स्पीड तरीके से अपने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। और अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो उसके लिए उदास होने की ज़रूरत नहीं है। डेली बेसिस पे मिलेंगे, कल भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कल फिर से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, देखना यहाँ पर कितना धीरे धीरे जो इंप्रूवमेंट है वो शुरू हो जाएगा। इससे एग्जैक्टली फ़ायदा ये होता है यार कि हम लोग डेली जब क्वेश्चंस लगा रहे होते हैं तो जाकर एग्जामिनेशन में जब बैठते हैं तो वहाँ पर ना कुछ ज़्यादा नया नया नहीं लगता है हमको, क्योंकि हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे। और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे बन जाए इसी पर्टिकुलर लेक्चर से, तो सीधा आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। समझ गए ना? मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।